हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इग्नू का बीएड एंट्रेंस का, इसका पैटर्न कैसा रहता है। इसके अलावा मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करूँगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए और कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाए जाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ये एग्ज़ाम है इसकी डेट भी आ चुकी है। एग्ज़ाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 8 मई को। तो आप देख सकते हैं आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पास मोटा-मोटा 1 महीने का टाइम बचा है। 1 महीने में ही आपको पूरी इसकी तैयारी है, कंप्लीट करनी है। और आप देख सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। उसकी तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन अभी आपके पास 1 महीने का ही टाइम बचा है। तो 1 महीने में आपको रोज़ाना 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे पहले से, उनको अब सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो मैं इसके बारे में भी अच्छे से डील करूँगा कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बनानी है इन 1 महीनों में। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है। ज़्यादा अभी स्ट्रैटेजी के बारे में एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। जैसे ही आप पैटर्न को समझोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं, चलिए। देखिए, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टाइम मिलेंगे 120 मिनट। यानी कि टोटल 2 घंटे के टाइम में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। 100 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो आपका टेस्ट बुकलेट होगी उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड बी। दोनों पार्ट को मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे जो कि एक-एक नंबर के होंगे। अब देखिए, इन्होंने जो पूरा टेस्ट है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए एंड बी। तो सबसे पहले हम पार्ट ए के सब्जेक्ट्स को देखेंगे। ये भी देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अंक सब लिखा हुआ है। तो जो पार्ट ए है उसका जो सेक्शन 1 है, उसमें पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, सेक्शन 1 का सब्जेक्ट है, वो है जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। मतलब ये एक सब्जेक्ट उनके लिए है जो एग्ज़ाम को इंग्लिश में देंगे। मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश मीडियम चूज़ कर रखा है उनके लिए जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सब्जेक्ट रहेगा, और जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज़ कर रखा है उनके लिए सामान्य हिंदी बोध का मतलब सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों। और जो ये सेक्शन 1 होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 10 होंगे, और जिसके नंबर भी 10 होंगे। यानी प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा। पैसेज में कुछ क्वेश्चंस पैसेज के बेस्ड पे होंगे, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के बेस्ड पे होंगे। ऐसी हिंदी में एक पैसेज आएगा, उसमें भी आपको सेम इंग्लिश वाला ही जैसा रहेगा। मतलब उसका रूप जो होगा वो सेम रहेगा, बस उसका जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। सेक्शन जो सेकंड होगा, 2 होगा, उसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का रहेगा। सेम हिंदी वालों के लिए भी रहेगा, तार्किक एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो ज़्यादा होंगे, वो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के भी होंगे। यानी कि जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। तो आप देख सकते हैं जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा ये वेटेज रखता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 3, उसके अंदर होता है एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर, मतलब आप नाम से ही पता चल रहा है जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये जीके से रिलेटेड होगा। यानी कि अभी तक आपने अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसी बेस्ड पे होगा। लाइक 10th 12th बेस्ड पे जो जनरल अवेयरनेस होता है उस पे होगा, और एजुकेशनल अवेयरनेस भी होगा इसके अंदर। तो ये आपका सेक्शन 3 है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और जिसके नंबर भी आपके 25 होंगे। ठीक है। तो इसका भी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक मेजर पार्ट रखता है इस सेक्शन ए का, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। अभी दोस्तों आगे मैं आपको इन सभी के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन है उसका मतलब लेवल क्या है, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इग्नू के द्वारा इन सभी पार्ट से। तो आपको उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा दोस्तों, मतलब सेक्शन 4 होगा जो हमारा, उसमें टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल नाम का एक सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है ये बेस्ड होगा आपके मतलब डिप्लोमा पे,
मतलब जो आपने डीएलएड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा है उस पे बेस्ड होगा। उसमें जो आपने टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल के बारे में जो भी पढ़ा है उसमें बेस्ड ये मतलब सब्जेक्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और इसके जो नंबर होंगे वो भी 25 होंगे। 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। ठीक है, इसका भी वेटेज काफ़ी है, यानी कि आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल पे ज़्यादा फोकस करना है। इन दोनों के जो मार्क्स हैं, इन दोनों के वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो दोस्तों इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर भी आप इसको अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में दोस्तों क्या है, वो सब्जेक्ट है जो कंपलसरी होगा, मतलब कि इसमें से इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी आपको चुनना पड़ेगा और इनका जो एग्ज़ाम होगा इन पाँचों में से एक का, वो अलग से आपसे लिया जाएगा। मतलब इसी बुकलेट में होगा उसके भी क्वेश्चन, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी ने साइंस चूज़ किया तो उसके लिए सिर्फ साइंस के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। किसी ने मैथमेटिक्स चूज़ किया है उसके लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। किसी ने सोशल साइंस चूज़ कर रखा है उसके लिए सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे। किसी ने इंग्लिश चूज़ कर रखा है तो उसके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। अगर दोस्तों किसी ने हिंदी चूज़ कर रखा है तो उसके लिए हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जो पार्ट बी है सेक्शन 5 उसके अंदर जो क्वेश्चन ये सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं और इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट हर स्टूडेंट्स को चुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट, एनी वन सब्जेक्ट इज टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट बी, यानी कि इनमें से कोई से भी एक क्वेश्चन मतलब एक सब्जेक्ट चूज़ किया जा सकता है, उसके मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों सिलेबस के बारे में कि मतलब इसका सिलेबस कैसे रहता है और मतलब कि कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं आपको देखिए जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन 1 जो है पार्ट, आप देख सकते हैं एक पैसेज है छोटा सा जिसको पढ़कर आपको ये नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि बेस्ड होंगे इसी पैसेज पे। तो ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब आपने अभी तक अपने लाइफ में बहुत सारे पैसेज सॉल्व किए होंगे अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, या आपने और भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा उसमें भी पैसेज आता है, उसी पे बेस्ड होंगे। इसके लिए ज़्यादा आपको मतलब इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में कि ये क्या ही आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, एक सिंपल सा पैसेज ही आता है। बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अच्छे से करना होता है। ठीक है, और थोड़ी इसमें आपकी जो बाहर की नॉलेज है जो आपने अभी तक अचीव किया है नॉलेज, उस पे भी बेस्ड आपको मतलब कुछ इसमें सहायता मिलती है। अब देखते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप देख सकते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का भी जो मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल रीजनिंग है। अगर मतलब थोड़ा बहुत आपने रीजनिंग कर रखा है तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 4 16 और फिर सीधा लिखा है 6 5 5 3 6, यानी कि अब देखिए बीच में ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इनमें से हमें ऑप्शन में से कोई एक नंबर चूज करना है। तो आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर में चेंज हो रहा है। आप इन तीनों के बीच रिलेशन देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। बहुत ईजी है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा 14 क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए ई ओ यू। आप देख रहे हैं ये रिलेशन क्या बन रहा है, ये वोवेल्स का रिलेशन है, ए ई आई आई आएगा यहाँ, आई ओ यू। तो ये मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है ये कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब इतना हार्ड नहीं है कि आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, आपने अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह लॉजिकल थिंग्स पहले से कुछ अचीव कर रखी है, कुछ सॉल्व कर रखी है, तो आप इस मतलब रीजनिंग को ईजिली क्लियर कर लोगे, ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। अगर किसी ने मतलब तैयारी कर रखी है, जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत प्रिपरेशन करते रहते हैं एसएससी वगैरह की या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, बैंकिंग की, उसमें तो रीजनिंग बहुत ही हाई लेवल की होती है। तो अगर किसी ने वैसी तैयारी कर रखी है तो वो तो बहुत ही ईजिली कर देगा, उसके लिए ये हलवा है, बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं ये फिगर्स भी है, फिगर्स को कोई भी कॉमन सेंस लगाकर दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा अगर देखिए अगर पार्ट थर्ड की बात करें हम एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इन हॉल रिजल्ट ड्यू टू कंटिन्यूड। रिवर्बरेशन का मतलब होता है कि एक जगह खड़े हो और आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही है अलग अलग तरफ से, बहुत सारी।
तो ये क्या हो रहा है, साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ही बहुत सारी है, वी ईट फूड टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ऐसे बहुत सारे, अब जैसे देखिए 33 क्वेश्चन को देखिए, ये है आपके मतलब पॉलिटी के ऊपर, पॉलिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा फीचर, फंडामेंटल राइट का फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द दे आर द अबव ऑर्डिनरी लॉज। हाँ, हमारे जो एफआर हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ऑर्डिनरी लॉज के ऊपर होते हैं। मतलब जो ऑर्डिनरी लॉज यानी कि मान लीजिए कोई यातायात को लेकर नियम बना हुआ है, ट्रैफिक लॉज हैं, उससे तो ऊपर ही होते हैं। ठीक है, आगे अगला ऑप्शन है दे आर एब्सोल्यूट, फिर है दे आर जस्टिसिएबल, दे आर इंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, फोर्थ अगर ऑप्शन को देखें तो ये बिल्कुल सही है कि ये पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि पार्ट 3 में आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, और दे आर जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर ये राइट्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट और या फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ये जो राइट्स हैं उसके लिए जस्टिस मिलेगा आपको। तो ऐसा होता है बिल्कुल, मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आप कहीं भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, और कोई भी धर्म चुन सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे आपके राइट्स है, जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे मतलब आपके अधिकार हैं। तो वो अधिकार अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 क्या लिखा हुआ है, दे आर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मतलब ये एकदम रिजिड है, ये एकदम फिक्स है कि ये राइट्स आपको मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी राइट्स होते हैं उन पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। मान लीजिए मतलब राइट टू फ्रीडम है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम है तो मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ नहीं जा सकता कोई। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 12th बेस्ड, 10th बेस्ड, जो आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस है उस पे बेस्ड है। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को क्लियर कर लिया, अब देखिए मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अब यहाँ पर बात शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आपने अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पकड़ रखा है, अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आप कोई भी इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल क्या है, 12th और 10th बेस्ड, 11th बेस्ड है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज पर द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब ये 2009 का जो एक्ट है उसके बारे में, आप एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन की बात चल रही है, बीएड एजुकेशन का पार्ट है, तो एजुकेशन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आई होप कि एक ना एक क्वेश्चन बनने ही वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तो ये जनरल अवेयरनेस में आपके मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उसमें भी कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे मतलब जो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स जो न्यूज़ में हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। जो मतलब पॉलिटी है उससे आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर पास किया एजुकेशन को लेकर, या गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो ये एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि सोसाइटी, एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर क्या चल रहा है देश में, उस पर क्वेश्चन बन सके। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ एनसीटीई इज टू रेगुलेट, ये मतलब हायर एज सॉरी टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एनसीटीई बना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बॉडीज़ के ऊपर भी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कॉन्साइज रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 4-5 क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आपके दिमाग में बिल्कुल इसका पैटर्न फिट हो जाएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, या फिर आप मतलब टेलीग्राम पर जाकर इग्नू बाबा जी सर्च करेंगे तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप मतलब आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डिस्कशन भी करते हैं बच्चे और क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर्स होंगे प्रीवियस ईयर, मैं इसको वहीं डालूंगा। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर करना है किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि आईएएस वाले भी एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, तो भैया आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, 10th 12th की एनसीईआरटी मस्ट है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं,
पर पॉलिटी, हिस्ट्री और मैं तो कहूँगा कि कोई और पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो और साइंस पढ़ो। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस बुक है उसको पढ़ना मस्ट है। और जो ये टीचर लर्निंग एंड द स्कूल वाला जो सब्जेक्ट है ये आपके मतलब डिप्लोमा बेस्ड पे होता है। अब देखिए, अब पार्ट वी में साइंस का जो मतलब मैंने बताया था कि जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपको चुनना है। मान लीजिए किसी ने साइंस चूज कर रखा है तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन फिलिंग्स के साथ मतलब आयरन फिलिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया जाएगा तो HCl के अंदर जब आयरन को ऐड करेंगे तो आयरन क्या करेगा कि जो ये Cl है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, मतलब उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन। तो सबको पता है कि मतलब ये मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को यूज करते हैं मतलब रिलीफ लेने के लिए, पेन को कम करने के लिए। ऐसी इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ओकर एट, मतलब कहाँ पर ये ओकर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है केमिकल सिग्नल में। तो मेरे ख्याल से ये एक्सॉन के टर्मिनल में चेंज होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल पावर के लिए सर्किट में क्या यूज होता है। तो ये भी साइंस का भी जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, मैथ का भी इजी होता है, ज़्यादा नहीं है, आपके 10th बेस्ड पे होते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी होंगे। देखिए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रामीण बैंक इज बेस्ड, मतलब बैंक किस कंट्रीज में बेस्ड है। तो मैं बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक बेस्ड है, बहुत ही फेमस है। ऐसी मतलब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड इन 1979। एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्टेट्स में है, ऐसे करके क्वेश्चन है। हु वाज नागार्जुना, नागार्जुना कौन थे। तो मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है आपने, पॉलिटी पढ़ रखी है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि विजिट कीजिए किसी भी शॉप पे और वहाँ जाकर आप कोई भी किताब खरीद लीजिए। जर्नली किरण पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की आती है, और उनको 10 नहीं 20 नहीं 50 बार सॉल्व कीजिए। देखिए किसी एक बुक को 50 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर है 50 बुक पढ़ने के। मतलब मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 10 बुक पढ़िए डिफरेंट डिफरेंट, नहीं ऐसा नहीं है। एक ही बुक पढ़िए लेकिन 50 बार पढ़िए, जो भी आप उसमें पढ़ेंगे 50 बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में ही बैठ जाएगा आपके। तो अगर उससे कुछ आना होगा 2 नंबर का ही तो आप 2 नंबर ही सही करके आओगे। लेकिन अगर मान लो 10 बुक पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, सारा कुछ याद नहीं कर पाओगे, तो कन्फ्यूज और हो जाओगे। और दोस्तों तुक्के मारने के भी अपने तरीके होते हैं। जैसे तुक्के मारने में आप मतलब जो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको रिलेट कीजिए, देखिए कि जो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्या बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे स्टार्क डिफरेंस है उनके बीच, तो उनको पहले एलिमिनेट कीजिए। और जो मतलब आपको क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं लग रहा उनको एलिमिनेट कीजिए और फिर तुक्का लगाइए। तो ये तुक्के लगने के भी अपने कुछ तरीके होते हैं। तो ऐसे करके अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं। न्यूज़ अभी जो करंट टॉपिक्स हैं एजुकेशन को लेकर उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। किसी और को नहीं कहूँगा मैं, एजुकेशन को लेकर मैंने बीच में बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जिसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्कूलों में, इसको अच्छे से मतलब कंप्लीट करके जाइए, अच्छे से इसको एकदम पढ़कर जाइए, इसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से देख लीजिए। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।